हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज हम बात करते हैं जैसे कि अभी क्या है, यानी कि 8 जून को जो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम था वो 2 शिफ्ट में था। ठीक है, तो पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट जो है वो दोनों एग्ज़ाम हो गए। तो आज हम बात करेंगे यानी कि जो 8 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उस पेपर की हम पूरे पेपर की क्या है एनालिसिस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम आपको बता दें कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, जो मैथ के, उन क्वेश्चनों को छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं करंट से, जीके के, जीएस के, यूपी स्पेशल, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, मैथ का और रीजनिंग का छोड़ के। तो इसलिए हम आपको पहले ही स्पष्ट कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को संशय न रहे। ठीक है, तो हम जैसे कि बात करते हैं, देखते हैं कि जो कल का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो पेपर जो अगर देखा जाए पिछले कई सालों में अगर देखा जाए तो उससे कितना डिफरेंट पेपर आया है या उससे कुछ मिलता जुलता या रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उन सब चीज़ों के बारे में क्या हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट पेपर जो था फर्स्ट शिफ्ट का वो कैसा पेपर था। ठीक है, तो बात करते हैं जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा का जो है एक विषय था करंट का। ठीक है, तो भारत में जो रेपो दर था वो एक आरबीआई ने क्या किया था, तो रेपो दर जो था उसको स्थिर कर दिया था। इसलिए स्थिर किया था कि जो महंगाई दर हमारी है वो बढ़ ना पाए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि भारत में रेपो दर को कौन सा संगठन जो है वो क्या निर्धारित करता है। ठीक, यानी कि इसमें पहला जो क्वेश्चन करंट का आया था कि भारत में रेपो दर जो है कौन सा संगठन जो है वो निर्धारित करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंक जो है वो रेपो दर जो है वो क्या संगठित करता है। ठीक है, तो रेपो दर वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। रेपो दर में बदलाव करके आरबीआई मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन और अर्थव्यवस्था में धन की उपलब्धता को क्या नियंत्रित करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी व्यापार को कौन सा संगठन जो है वो नियंत्रित करता है। ठीक, अगर आप भारत में विदेशी व्यापार करना चाहते हैं तो वो कौन सा संगठन है जो उस विदेशी व्यापार को क्या है नियंत्रित करता है। ठीक है, तो अगर हम देखें सेबी, आरबीआई, डीजीएफटी या नाबार्ड, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि डीजीएफटी। तो डीजीएफटी जो हमारा होता है, ठीक है, डीजीएफटी की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है डायरेक्ट जर्नल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, क्या होता है डायरेक्ट जर्नल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो डीजीएफटी की अगर बात है तो ये होता है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो काम करता है और भारत की विदेशी व्यापार नीति यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लागू करता है तथा आयात और निर्यात संबंधित नियमों का जो है वो क्या संचालन करता है। ठीक है, यानी कि आयात जो निर्यात जो संबंधित जो नियम होते हैं वो क्या है इनका क्या है संचालन करता है। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन का एनालाइज किया है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस के एग्जाम में करंट रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कांवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक, यानी कि अगर हम कांवर झील की बात करते हैं तो भारत के किस राज्य में जो है वो स्थित है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि बिहार में क्या है कांवर झील जो है वो बिहार राज्य में क्या है स्थित है। ठीक, तो कांवर झील की अगर हम बात करते हैं तो कांवर झील यानी कांवर लेक कांवर ताल जो है बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। ठीक, किसमें स्थित है वो है बेगूसराय। ठीक है, सराय। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है वो है बेगूसराय में। ठीक, तो सबसे बड़ी और मीठी पानी की जो अगर हम बात करते हैं तो वो अक्सबो झील में से एक है तथा ये रामसर स्थल से भी है। ठीक, यानी कि अगर हम एशिया की सबसे बड़ी और मीठी पानी की अगर हम बात करते हैं तो वो है अक्सबो झील। ठीक है, अक्सबो झील में से एक साथ जो है वो स्थित और ये रामसर स्थल पर क्या है साइट भी है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य जो था वो कौन सा था। ठीक, यानी कि यूसीसी जो विधेयक जो है वो पारित करने वाला जो था वो दूसरा राज्य कौन था। ठीक, दूसरा राज्य पूछा जा रहा। ठीक, यानी कि समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो हम देखते हैं यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। ठीक, तो उत्तराखंड जो था यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी गुजरात। ठीक, तो गुजरात जो था यूसीसी विधेयक यानी कि पारित करने वाला जो था वो दूसरा राज्य था। ठीक, अगर हम पहले राज्य की बात करते हैं तो पहला राज्य जो था हमारा वो था उत्तराखंड। ठीक है, पहला राज्य जो था ये था फर्स्ट। ठीक, ये फर्स्ट और ये था सेकेंड। ठीक, तो पहला राज्य जो था वो था उत्तराखंड। दूसरे राज्य की अगर हम बात करते हैं तो वो था हमारा गुजरात। ठीक है,
तो गुजरात जो था वो दूसरा राज्य। इसके बाद गुजरात विधानसभा ने क्या किया, यूसीसी से संबंधित विधायी प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर दूसरे राज्य बनाने की दिशा में क्या है, एक महत्वपूर्ण जो है वो क्या है कदम उठाया। ठीक, तो इसलिए ये जो है उत्तर जो है वो गुजरात माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना जो है वो किस वर्ष की थी। ठीक, अब ये आ गया हमारे पुलिस का जो एग्जाम था उसके रिलेटेड जो है वो क्या है क्वेश्चन आया। ठीक, तो यूपी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी कि BPRIND की स्थापना जो है वो किस वर्ष जो है वो क्या है की गई थी। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यानी कि 4 ऑप्शन है, 1995, 1960, 1970 या 1985। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर सही आंसर देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1970 में ये जो है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की जो है वो क्या है स्थापना की गई थी। ठीक, तो पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो की अगर हम बात करें यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो था, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 28 अगस्त 1970 को गृह मंत्रालय द्वारा जो है की गई थी। ठीक, अगर हम उसके उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य था पुलिस व्यवस्था में सुधार और अनुसंधान को क्या है बढ़ावा देना। क्या है, पुलिस व्यवस्था जो है वो पुलिस व्यवस्था और जो हमारा व्यवस्था में सुधार एवं अनुसंधान को क्या है बढ़ावा देना था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो पेरिस शहर से होकर गुजरती। ठीक, यानी कि इसमें 4 नदियां हैं। ठीक, तो हमें ये देखना है कि कौन सी नदी हैं जो पेरिस शहर से होकर क्या है गुजरती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सही आंसर इसमें कौन सा होगा। ठीक है, हम सही आंसर की बात करते हैं तो ये सही आंसर कौन होगा। ठीक है, तो सही आंसर का हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीन नदी जो हमारी है वो पेरिस शहर से होकर क्या है बहती है। ठीक, तो सीन नदी जो है फ्रांस की प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है। फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है। ठीक है, फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है। तो इसी नदी के किनारे बसी हुई है। तो पेरिस कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और सीन नदी के आसपास जो है वो क्या स्थित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं जैसे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक, उनकी नियुक्ति जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी। ठीक, तो इसमें यह पूछा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री को किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है उनकी जो नियुक्ति है वो की जाती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसका, अगर बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अनुच्छेद यानी कि 75। ठीक, तो अनुच्छेद 75 जो है वो 1 कहता है कि भारत के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, सामान्यतः लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को क्या है प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्ति किया जाता है। ठीक, अब इसमें हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री जो है ये नियुक्त नहीं कर सकते। ठीक, यानी कि अनुच्छेद 75 जो हमारा कहता है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक, उस दल को करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। ठीक, उस नेता को क्या है प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए जो है वो उपयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि पेशेवर जो नेटवर्किंग है वो मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए क्या है उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक या स्नैपचैट। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो टोटल इसमें कितने 4 ऑप्शन है। ठीक, तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, आप लोग मिलाते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक, तो लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग नौकरी खोजने, पेशेवर और संपर्क बनाने के करियर के विकास के लिए जो है वो क्या है किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, यानी नौकरी खोजने के लिए, पेशेवर और संपर्क बनाने और उसके करियर के विकास के लिए क्या है ये जो है एक प्रोफेशनल जो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इसका उपयोग क्या है किया जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसमें तो इसमें कौन सी पर्यावरणीय समस्या है जो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण जो है वो क्या है होती है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर के तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक, यानी कि वैश्विक तापन। ठीक, वैश्विक तापन के कारण जो है ग्रीन हाउस गैसों का जो है वो क्या है उत्सर्जन जो है वो होता है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस जैसी ग्रीन हाउस गैसें जो है पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं जिससे वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या है
होता है इससे, ठीक है। क्या इससे ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीट के आवंटनों से संबंधित जो है वो प्रावधान किए गए हैं, ठीक। यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारा जो भारतीय संविधान है, तो उस भारतीय संविधान में ऐसी कौन सी सूची है जो राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का जो है वो क्या आवंटन संबंधित जो है वो क्या प्रावधान जो है वो दिया गया है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की, जैसे कि 5वीं सूची, 4वीं, 9वीं, 10वीं, ठीक। तो इसमें अगर सूची की बात करते हैं तो टोटल इसमें अगर जो सूची है, ठीक, अगर हम सूची की बात करते हैं जो इसमें टोटल सूची 4 सूची, ठीक। अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा हमारा चौथी सूची, ठीक। यानी कि ऑप्शन जो हमारा बी है वो सही होगा, ठीक। तो संविधान की चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित सीटों का जो है वो क्या विवरण, यानी कि जो प्रावधान जो है वो क्या है दिया गया है चौथी सूची में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि लास्को यानी लास्को गुफाएं जो है किस देश में स्थित है, ठीक। यानी कि हम बात करते हैं जो हमारी लास्को जो गुफाएं हैं वो किस देश में जो है वो क्या है स्थित हैं, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा देखते हैं इसमें जो है टोटल जो है 4 ऑप्शन है, ठीक। तो हम सही आंसर देखते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर जो है वो कौन सा होगा, ठीक। तो इसका जो सही आंसर की बात करें जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक, यानी कि फ्रांस, ठीक, यानी कि फ्रांस, यानी कि ऑप्शन जो होगा डी वो सही होगा, ठीक। लास्को गुफाएं जो है वो दक्षिणी फ्रांस में स्थित हैं। ये अपनी प्रागैतिहासिक भित्ति चित्रों यानी केव पेंटिंग के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है वो प्रसिद्ध जो है वो क्या है मानी जाती हैं, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि मधुबनी यानी कि मिथिला में चित्रकला की उत्पत्ति जो हो किस भारतीय राज्य में हुई है, ठीक। यानी कि अगर हम देखें जो मधुबनी है यानी कि हमारा जो मिथिला है, ठीक, तो जो एक चित्रकला की जो उत्पत्ति है वो किस भारतीय राज्य में से होके हुई थी, ठीक। तो अगर हम ऑप्शन देखें, ठीक, तो इसमें जैसे कि ऑप्शन की बात करते हैं जिसमें टोटल जो ऑप्शन है वो 4 है, ठीक। लेकिन हम सही आंसर अगर देखें तो वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक। क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि बिहार होगा, ठीक। तो मधुबनी या मिथिला की अगर हम बात करते हैं तो चित्रकला जो बिहार के मिथिला क्षेत्र में विकसित हुई थी, यह भारत की जो है एक प्रसिद्ध लोक कला शैलियों में से जो वो क्या है एक जो है वो क्या है मानी जाती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि 1888 में बाजार में आए पहले कोडेक कैमरा को जो आविष्कार है वो किसने किया था। बहुत पुराने क्वेश्चन ऐसे जो पूछे जा रहे हैं, ठीक। यानी कि 1888 में एक कोडेक कैमरा का जो आविष्कार हुआ था वो किसने किया था, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं इसका, ठीक है, तो अगर सही आंसर देखा तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा 1, ठीक, सॉरी ए, ठीक, ए, ठीक। यानी कि जार स्टेमैन जो थे वो 1888 में बाजार में अपना जो पहला जो कैमरा था कोडक उसका जो है वो उन्होंने क्या है आविष्कार किया था, ठीक है, आविष्कार किया था। तो 1888 में जार स्टेमैन ने पहला कोडक कैमरा जो है वो बाजार में उतारा था। इसी ने फोटोग्राफी को आम लोगों तक पहुंचाने में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो क्या निभाई थी, ठीक। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाता है कि कंपास की सुई जो है उत्तर की ओर क्यों इशारा करती, ठीक। यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारा जो एक वैज्ञानिक सिद्धांत में ये समझाता है कि कंपास की जो सुई है उत्तर की ओर जो है वो क्यों इशारा करती है, ठीक। यानी कंपास की जो सुई है वो उत्तर की ओर जो इशारा है वो क्यों करती है, ठीक। तो अगर हम देखते हैं इसमें ऑप्शन की बात करते हैं इसमें टोटल जो ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन है, ठीक। तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो वैज्ञानिक सिद्धांत पे ये समझाता है कि कंपास की जो सुई है उत्तर की ओर ये इशारा करती है कि एक पृथ्वी जो है एक चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या है माना जाता है, ठीक। तो पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह जो है वो कार्य करती है। तो कंपास की चुंबकीय सुई जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ स्वयं संरेखित कर लेती है। तो इसलिए यह है उत्तर दक्षिण दिशा दिखाती है, ठीक। यानी इसलिए यह है उत्तर और दक्षिण दिशा क्या है दिखाती है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक। यानी कि अगर हम बात करते हैं भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है वो मनाया जाता है, ठीक। तो किस वर्ष मनाया जाता है, ठीक। तो हम बात करते हैं किस वर्ष मनाया जाता है। अगर हम सही आंसर की बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। यानी कि ए, यानी कि 16 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है भारत में स्टार्टअप दिवस जो है वो क्या है मनाया जाता है, ठीक। तो हम बात करते हैं जैसे कि भारत सरकार ने 2022 से 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी कि नेशनल स्टार्टअप दिवस जो हो क्या घोषित किया था। कब किया था, ये किया था 2022 में, ठीक। यानी कि 2022 में ये घोषित किया था
भारत सरकार ने। तो हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका जो उद्देश्य होगा यानी कि नवाचार यानी कि इनोवेशन, उद्यमिता और इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप संस्कृति को क्या है बढ़ावा देना है। तो इसीलिए 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की पहल को जो है वो क्या है शुरुआत की थी। इसीलिए इसी दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो के रूप में वो क्या है मनाया जाता है। ठीक, यानी कि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की जो पहल की है वो क्या है सरकार ने शुरुआत की थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स। ठीक, यानी इट्स ऑल इन द प्लैनेट की अगर हम बात करें उपन्यास किसने लिखा था। ठीक, यानी कि हमारा जो उपन्यास है इट्स ऑल इन द प्लैनेट जो था उसका जो उपन्यास है वो किसने लिखा था। ठीक, तो अगर हम देखते हैं, अगर ऑप्शन की बात करते हैं इसमें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जैसे कि हमारे हैं टोटल कितने 4। ठीक, तो अगर हम सही आंसर बात करते हैं ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या है ऑप्शन नंबर हमारा ए। प्रीति सेनाएं जो हैं वो इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स के वो लेखक थी। ठीक, तो फॉर इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स प्रसिद्ध भारतीय लेखिका की अगर हम बात करते हैं तो प्रीति सेनाएं द्वारा लिखित उपन्यास जो है ये है। ठीक, तो यह जो है उपन्यास है यह एक प्रेम, भाग्य, ज्योतिष और मानवीय संबंधों पर क्या एक आधारित एक लोकप्रिय जो है वो कृति जो है। ठीक, तो इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स की जो एक प्रसिद्ध लेखिका है वो है प्रीति सेनाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ जो है वो सीमा क्या है साझा करता है। ठीक, तो हम ये देखते हैं यानी कि कौन सा भारतीय राज्य जो है म्यांमार और भूटान दोनों के साथ क्या है जो वो सीमा जो हो क्या है साझा करती है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन देखें यानी कि हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो ये टोटल हमारे जो हैं कितने 4 ऑप्शन। ठीक, तो अगर हम सही आंसर देखें इसका, ठीक, अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो भी हो बी होगा वो राइट होगा। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्य माना जाता है। ठीक, यानी कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का पूर्वोत्तर राज्य जो है वो माना जाता है। ठीक, तो अगर बात करें तो पूरब में क्या है म्यांमार है, उत्तर में क्या है चीन है, पश्चिम में क्या है भूटान है। तो इसलिए ये क्या है सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश क्या है सीमा साझा करता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार और भूटान दोनों देशों के साथ जो है वो क्या सीमा साझा करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि डोकरा। ठीक है, डोकरा धातु शिल्प में कौन सी प्राचीन तकनीक जो है वो क्या है प्रयुक्त होती है। ठीक, यानी डोकरा की अगर हम बात करते हैं जो एक धातु शिल्प है उसमें कौन से प्राचीन जो तकनीक है वो प्रयुक्त होती है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसकी सही आंसर जैसे कि सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक, यानी कि लास्ट वैक्सेस डलाई जो है वो एक प्राचीन तकनीकी जो है वो क्या है प्रयुक्त जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो डोकरा भारत की एक प्राचीन जनजाति धातु कला जो है जिसमें लास्ट टैक्सेस तकनीकी का जो क्या है उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इस विधि में पहले मोम का मॉडल जो है वो बनाया जाता था, फिर उसमें मिट्टी से ढककर गर्म किया जाता था। मोम पिघलने के बाद बनी जगह में क्या है पिघली हुई धातु जो है वो क्या है भर दी जाती थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि पाणिनि की प्रसिद्ध रचना जो है वो कौन सी है। ठीक, यानी कि पाणिनि जो है एक प्रसिद्ध जो उनकी रचना थी वो कौन सी थी। ठीक है, तो हम पाणिनि की प्रसिद्ध रचना के बारे में हम बात करते हैं। इसका जो अगर देखें इसका जो सही आंसर की अगर हम बात करते हैं ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा जैसे कि पाणिनि की अगर बात की तो इनकी जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो अष्टधाई संस्कृति विवरण की अगर बात करें अष्टधाई संस्कृत व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है इसकी रचना महर्षि पाणिनि ने किया था। इसमें 8 अध्याय हैं और इसे संस्कृत व्याकरण का जो आधारभूत जो है वो क्या है ग्रंथ माना जाता है। ठीक, एक अष्टधाई संस्कृत व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है ग्रंथ माना जाता है। ठीक, यानी कि अष्टधाई जो है ये संस्कृत व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना जो थी वो महर्षि पाणिनि ने क्या किया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि पौधों के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जो है वो जिम्मेदार। ठीक, यानी कि अगर जो पौधे का जो हरा रंग है ठीक हरे रंग के लिए कौन सा एक वर्णक जो है वो क्या है जिम्मेदार पाया जाता है। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं जैसे कि ऑप्शन जो है टोटल बात करते हैं तो इसका जो अगर हम सही आंसर बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक,
ए जो होगा। ठीक, तो पौधे में जो हरा रंग यानी कि हरे रंग का जो एक वर्ग जो जिम्मेदार होता है वो होता है क्लोरोफिल। ठीक, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए यानी क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल क्या होता है? तो क्लोरोफिल में क्लोरोफिल जो है पौधे में क्या है पाया जाने वाला एक हरा वर्ग जो है यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या है भोजन बनाने में क्या है सहायता करता है। ठीक, तो क्लोरोफिल जो है वो क्या है पौधे में पाया जाता है और जो यानी कि जो सूर्य की जो किरणें होती है, ठीक है, उस सूर्य की किरणों को प्रकाश को क्या है ये जो है क्लोरोफिल क्या है उसको क्या है अवशोषित कर लेता है यानी कि संश्लेषित करके और इसको क्या है भोजन के रूप में क्या है एक सहायता करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसीलें हैं। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो जिला है यानी कि बलिया, ठीक, तो बलिया जिले में जो है वो तहसील पूछा जा रहा है। ठीक, तो बलिया जिला की अगर हम बात करते हैं तो बलिया जिले में कितनी तहसीलें। ठीक, तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो टोटल जो है वो कितनी 6 तहसीलें हैं। ठीक, कौन कौन सी तहसीलें हैं वो हम विस्तार में बताते हैं। ठीक, तो जैसे उत्तर प्रदेश जिले की जो बात करते हैं वो प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए जो है 6 तहसीलें जो हैं वो हैं। ठीक, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 बलिया, नंबर 2 बांसडीहा, नंबर 1 बलथरा रोड, ठीक, नंबर 4 बैरिया, नंबर 5 रसड़ा, नंबर 6 सिकंदरपुर। ठीक, तो ये जो बलिया जिला की जो है वो क्या टोटल 6 तहसीलें जो हैं वो हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध जो था ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच जो है वो लड़ा गया था। ठीक, यानी कि हमारा जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच जो हो जो ये युद्ध था प्लासी का ये किसके बीच जो है वो लड़ा गया था। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की, ठीक, तो सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो सही आंसर की अगर हम बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, क्या होगा? ए। ठीक, बंगाल के नवाब। ठीक, और बंगाल के नाम तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 23 जून 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब यानी कि सिराजुद्दौला के बीच जो ये युद्ध जो हुआ था। ठीक, तो इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों की विजय हुई थी जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की जो क्या है नींव रखी थी। ठीक, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो भारत में जो एक ब्रिटिश शासन जो था, ठीक, तो ब्रिटिश शासन की जो नींव थी वो किसने भारत में वो रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व में जो वो ब्रिटिश शासन की जो नींव रखी गई थी। ठीक, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 की ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला उन दोनों के बीच हुआ था। ठीक, तो इस युद्ध में जो है वो अंग्रेजों की विजय हुई थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो है वो कितने चरणों पर आधारित होता है। ठीक, यानी कि हमारा जो परमाणु बम बनता है, ठीक, ये कितने कार्यक्रम यानी कितने आधारों पर जो है वो क्या है आधारित होता है। ठीक, अब इसमें जैसे कि चरण 3, 4, 5, 1, ठीक, तो ये टोटल जो हमारे कितने चरण के। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 चरण से होकर भारत का परमाणु ऊर्जा जो है वो क्या है बनता है। ठीक, तो आप सबको पता होगा जो भारत का जो परमाणु ऊर्जा था, ठीक, वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा क्या है प्रस्तावित 3 चरणीय कार्यक्रम पर क्या है आधारित किया था। ठीक, तो भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम डॉक्टर होमी जो भाभा जहांगीर थी उनके द्वारा प्रस्तावित 3 चरणीय कार्यक्रम पर क्या है उन्होंने क्या है आधारित किया था। ठीक, अब जैसे कि बात करते हैं प्रथम चरण यानी कि प्राकृतिक यूरेनियम आधारित यानी कि PHWR एक रिएक्टर के द्वारा। ठीक, अब द्वितीय चरण यानी कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तृतीय चरण तो थोरियम आधारित रिएक्टर। ठीक, तो ये 3 चरण जो हैं वो भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर इन्हीं 3 चरणों कार्यक्रम पर क्या आधारित होकर क्या है गुजरता है। ठीक, भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करना इस कार्यक्रम का जो है वो क्या है एक मुख्य उद्देश्य जो है वो माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कौन सा। ठीक, तो बात करते हैं कि मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि नोरोल ने किस देश को जो है प्रभावित किया था। ठीक, यानी कि अगर हम नोरेल की बात करें तो वो किस देश को क्या है प्रभावित किया था। ठीक, तो अगर हम देखें यानी कि अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ठीक, तो इसका अगर सही आंसर बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या ए होगा। ठीक, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि नोरोल यानी साइक्लोन जो है वो मार्च 2026 में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के निकट सक्रिय रहा। तो यह हिंद महासागर क्षेत्र में बना एक शक्तिशाली जो है वो चक्रवात था जिसने ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और भारी वर्षा के प्रभाव को क्या है प्रभावित किया था। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक, यानी कि हमारा जो विश्व डोपिंग एजेंसी वाडा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यानी कि मॉन्ट्रियल कनाडा में कहाँ पर स्थित है। यानी कि वाडा की अगर हम बात करते हैं, वाडा ठीक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना जो थी वो 1999, ठीक यानी 1999 में खेलो डंपिंग रोकने के लिए क्या है की गई थी। ठीक, तो इसका जो मुख्यालय की अगर बात करते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में क्या है स्थित है। तो यह संस्था विश्व भर में खेलों में निष्पक्षता बनाए रखने और डंपिंग विरोधी नियमों का जो कहा निर्माण और क्या है निगरानी करती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि किस संस्थान के वायुमंडलीय राडार संकेतों से वर्षा का पता लगाने वाली मशीन जो है लर्निंग तकनीकी के लिए क्या है पेटेंट वो क्या है प्राप्त किया है। ठीक, तो हम बात करते हैं कोचिंग विज्ञान। ठीक है, तो ये हम क्या है कि ये टोटल जो कितने 4 ऑप्शन हो गए। ठीक, कितने 4 ऑप्शन हो गए। तो अगर हम बात करते हैं सही आंसर की, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा वायुमंडलीय राडार संकेतों से क्या है वर्षा का पता लगता है। ठीक, तो भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि आईएसएस बेंगलोर ने मशीन लर्निंग आधारित एक ऐसी तकनीक जो है वो क्या है विकसित की हो जो वायुमंडलीय राडार संकेतों का जो है वो विश्लेषण करके वर्षा का अधिक सटीक अनुमान लगा सकती। इस नवाचार संस्थान के लिए पेटेंट प्रदान जो है वो क्या है किया गया है। ठीक है, पेटेंट प्रदान जो है क्या है किया गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन कि भारत का कौन सा राज्य जो है वो 2026 में 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया था। ठीक, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में क्या है जो वो क्या है शामिल हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर वो होगा सी। ठीक, 20 सिटी टूवर्ड जीरो वेस्ट पहल का जो उद्देश्य वह शहरी क्षेत्रों में यानी कचरे को न्यूनतम करना तथा सतत अपशिष्ट प्रबंधन को क्या है बढ़ावा देना। तो वर्ष 2026 में केरल इस पहल में शामिल किया गया है जो अपने प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल के लिए क्या है वो क्या है जाना जाता है। ठीक, तो विश्व खाद्य दिवस यानी 16 अक्टूबर को किस विषय के प्रति जो है वो जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या है समर्पित किया गया। ठीक, यानी कि विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, तो ये किस विषय की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, यानी कि इसकी थीम की बात की जा रही थी, ये किस पे जागरूकता देने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन की बात करते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर नहीं, भूख खाद्य सुरक्षा पोषण और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए 16 अक्टूबर 2026 को एक इस विषय के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या है आधारित किया गया। ठीक, तो हर वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस जो है वो क्या है मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि विश्व में भूख समाप्त करना, खाद्य सुनिश्चित करना, पोषण में सुधार करना, टिकाऊ कृषि को क्या है बढ़ावा देना। ठीक, तो यह क्या है दिवस है एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्थापना दिवस के रूप में क्या है मनाया जाता है। किसके स्थापना दिवस के? यह फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दिवस के रूप में क्या है ये मनाया जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 के जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर जो है वो क्या रखी गई थी। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं 2025 की, ठीक, तो उसमें जो जीएसटी यानी कि जीएसटी परिषद द्वारा एक निर्धारित भारत की सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब जो थी वो दर जो थी वो क्या रखी गई थी। ठीक, तो अक्टूबर की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो 48 है, जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक, डी होगा, ये होगा 28%। ठीक, क्या हो जाएगा 28%। ठीक, तो भारत जीएसटी के प्रमुख दर की अगर बात करें तो वो है 0% लेके 5%, 12%, 18% और 28%। इसमें जो है 28% जो है वो सबसे अधिक जीएसटी स्लैब माना गया था। ठीक, तो विलासिता यानी कि लग्जरी और कुछ विशेष वस्तुओं पर लागू होती थी, कुछ वस्तुओं पर जो इसके अतिरिक्त शेष यानी जो है वो क्या लगाया जाता था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि बरुआ सागर झील जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक, यानी कि हमारी जो बरुआ सागर झील है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। ठीक, तो ये जो है बरुआ सागर झील की अगर बात करते तो ये हमारा आंसर जो होगा वो होगा हमारा ए। ठीक, यानी कि झांसी, तो बरुआ सागर झील है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, तो यह झील जो है बरुआ सागर किले के निकट स्थित है और बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में क्या है ये क्या है एक गिनी जाती है। ठीक, किसके? बुंदेलखंड क्षेत्रों में।
ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। ठीक, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि खेती निर्वाह से लेकर, ठीक, यानी कि हम बात करते हैं खेती निर्वाह से लेकर और ये जो है एक प्रकार तक भिन्न रहता है। ठीक, यानी कि इसमें जो है हमें खाली आंसर को देखना है कि जो एक प्रकार की जो खेती निर्वाह है वो किस प्रकार जो है भिन्न रहता है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो खेती निर्वाह से लेकर वाणिज्यिक प्रकार तक भिन्न रहती। ठीक, तो कृषि मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा जाता है, एक होता है निर्वाह यानी सब्सटेंशन फार्मिंग और दूसरा होता है वाणिज्यिक कृषि यानी कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक, एक होता है निर्वाह और एक होता है वाणिज्यिक। ठीक, यानी एक होता है घरेलू यानी खुद के खान पान और एक होता है बिजनेस के तौर पर। ठीक, तो निर्वाह कृषि में किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन करता है। ठीक, ये हो गया हमारे पर्सनल के लिए यानी कि निर्वाह। ठीक, और वाणिज्यिक की अगर बात करते हो तो वाणिज्यिक में कृषि में बाजार में बेचने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, इसलिए अगर सही उत्तर की बात करते हैं तो ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। ठीक, यानी कि नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कला पर एक ग्रंथ द्वारा लिखे गए थे। ठीक, यानी कि नाट्यशास्त्र प्रदर्शन जो है उस पर क्या है ग्रंथ जो हो क्या है लिखी गई थी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है, तो इसके जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कला पर एक ग्रंथ जो है वो भारत मुनि द्वारा जो हो क्या है लिखी गई थी। किसके द्वारा? भारत मुनि द्वारा। तो नाट्य शब्द भारतीय रंगमंच नृत्य संगीत प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना जो थी वो भारत मुनि ने की, जिसे भारतीय नाट्य कला का आधार जो क्या है माना जाता है। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ठीक, यानी कि 2026 की अगर हम बात करते हैं तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूतों के रूप में जो है किसे जो है वो क्या है नियुक्त किया गया था। ठीक, तो अगर हम देखते हैं इसमें जो क्या है ऑप्शन है 4। ठीक, तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो मार्च 2026 में भारत के पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन कतरा को चीन ने भारत का जो है वो क्या है राजदूत वो नियुक्त किया गया है। ठीक, तो यह नियुक्ति भारत चीन संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से जो है वो क्या है महत्वपूर्ण जो है वो क्या है मानी जाती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण 2026 के कौन से पुरस्कार प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े हैं और उत्तराखंड संबंध रखते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं यानी कि उत्तराखंड से, यानी कि जो हमारा पद्म विभूषण 2026 में जो पुरस्कार प्राप्त करता है, ठीक, वो क्या है एक सार्वजनिक मामलों से जुड़े हुए हैं और इनका जो अगर संबंध की बात करें तो ये उत्तराखंड से क्या है इनका संबंध है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमें ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी जो होगा वो सही होगा। ठीक, तो भगत सिंह कोश्यारी जो है उत्तराखंड के एक वरिष्ठ राजनीतिक एवं पूर्व राज्यपाल रहे हैं। उन्हें सार्वजनिक मामलों में यानी कि पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से जो क्या है सम्मानित किया गया है 2026 में। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है। ठीक, कौन बुखारेस्ट है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं बुखारेस्ट की तो ये जो है ऑप्शन की अगर बात करें तो बुखारेस्ट जो है ये है रोमानिया। ठीक, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, तो डी जो है वो सही है। तो बुखारेस्ट यूरोप के देश की जो रोमानिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर, इसे लिटिल पेरिस भी कहा जाता है। ठीक, इसे जो है वो लिटिल पेरिस भी कहा जाता है। ठीक, बुखारेस्ट जो है यूरोप के जो देश यानी कि रोमानिया के जो वो क्या राजधानी है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है कि एक क्षेत्र है यानी कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत जो वो क्या है आता है। ठीक, तो अगर हम देखते हैं इसके आंसर की अगर बात करते हैं इसका जो ऑप्शन होगा हमारा, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी। ठीक, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 55 और इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। ठीक है, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारत का एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार होता है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में उत्कृष्ट अनुसंधान यानी कि जो अच्छा कार्य करता है उसके कार्य के लिए क्या है दिया जाता है और यह पुरस्कार जो है CSIR द्वारा क्या है प्रदान किया जाता है। ठीक, किसके द्वारा? CSIR द्वारा जो है वो क्या है प्रदान किया जाता है। ठीक, अब प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या सुनिश्चित करता है। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें जो हमारा प्रहार है, ठीक है, प्रहार रणनीति जो है हमारी है वो भारत में अगर मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या सुनिश्चित करता है। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी।
ठीक, आतंकवादी विरोध। ठीक, तो प्रहार रणनीति का मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद एवं सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से क्या है निपटना है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवादी गतिविधियों पर क्या है नियंत्रण और सुनिश्चित करने से संबंधित जो है वो प्रहार रणनीति जो है वो क्या है अपनाई जाती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि CSIR के मिशन मोड पहल के अंतर्गत उड़ीसा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में जो हो क्या है विकसित किया गया है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो CSIR मिशन एक मोड पहल के अंतर्गत जो है वो अंतर्गत देखा जाए तो उड़ीसा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में क्या है वो क्या है विकसित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, यानी कुसुनपुर गांव को क्या है स्मार्ट गांव के रूप में क्या है विकसित किया है। तो कुसुनपुर उड़ीसा का वह गांव है जिसे CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के मिशन मोड पहल के अंतर्गत पहले स्मार्ट गांव के रूप में क्या है वो विकसित किया गया है। इस परियोजना का जो उद्देश्य वो ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान एवं तकनीकी आधारित विकास को क्या है बढ़ावा देना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि गंधास के अनुसार जो है पर्यावरण प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो क्या बताया गया है। ठीक, अगर हम इस गंधास की बात करते हैं तो पर्यावरण का मुख्य जो कारण है वो क्या बताया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 58 है। ठीक, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हमारा होगा वो ए होगा। ठीक, यानी कि वनों की कटाई और कारखानों का धुआं और प्लास्टिक के उपयोग के कारण जो है ये क्या है पर्यावरण का जो मुख्य जो है वो पर्यावरण प्रदूषण का जो है वो क्या है मुख्य कारण जो है वो माना जाता है। तो गंधास में पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारणों के रूप में वनों की कटाई, कारखानों से निकलने वाला धुआं, प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग का उल्लेख किया गया। ये सभी प्राकृतिक संतुलन को क्या है बिगाड़ते हैं और प्रदूषण को क्या है बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है पर्यावरण, फिर अगला क्वेश्चन गंधास तो पर्यावरण रक्षा है क्या उपयोग सुझाव की। ठीक, यानी कि अगर हमें पर्यावरण का रक्षा करना है और इसका अगर सही उपयोग करना है तो इसके प्रति हमें क्या सुझाव देना चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या है अगर 4 ऑप्शन ठीक है तो अगर हम सही आंसर देखें इसका तो जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए। ठीक, क्या होगा ए। ठीक है, तो पेड़ लगाना, प्लास्टिक कम करना और जल संरक्षण का बढ़ावा देना। ठीक, यानी कि पेड़ लगाना, ठीक, और प्लास्टिक का जो उपयोग है ठीक उसको कम करना और जल संरक्षण यानी कि जल को एकत्रित करना, उसको ज़्यादा यूज नहीं करना। ठीक, तो गंधास की अगर बात करें तो पर्यावरण संरक्षण के वृक्षारोपण करना, प्लास्टिक उपयोग में कमी तथा जल संरक्षण जैसे उपायों पर बल दिया जाए और ये पर्यावरण को क्या सुरक्षित रखने में क्या है सहायता करता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि गंधास के अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान करता है। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो वृक्ष हमारा है वो वृक्ष हमें क्या प्रदान करता है। ठीक, तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन थे, आप लोगों ने उम्मीद है कि बहुत सही आंसर दिया होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो डी है। ठीक, तो शुद्ध वायु, छाया और फल जो है हमें वृक्ष क्या है देता है। ठीक, तो वृक्ष जो है मानव जीवन के अत्यंत उपयोगी है, वे हमें शुद्ध ऑक्सीजन यानी कि वायु, छाया तथा फल जो है वो क्या है प्रदान करता है। इसलिए वृक्षों का संरक्षण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, अब उपसर्ग वह शब्दांश है जो ठीक यानी उपसर्ग की बात करते हैं तो वह शब्दांश है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्या होगा सी। ठीक, तो किसी शब्द के आगे जोड़ा जाता है। ठीक, तो हमारा जो उपसर्ग है वो क्या है किसी शब्द के आगे जो जोड़ा जाता है उसे क्या है उसे उपसर्ग कहा जाता है। ठीक, तो उपसर्ग जो है वह शब्द होता है जो किसी मूल शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करता है, जैसे कि आ। ठीक, जैसे कि आ प्लस गया। ठीक, तो अज्ञा, तो ये एक जो है परिवर्तन और एक विशेषता लाता है इसके बीच में। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा जो है वो लिखा गया, यानी कि आधा गांव जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक, तो अगर हम आंसर की बात करते हैं, ठीक, अगर सही आंसर की बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक, क्या है ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, तो आधा गांव उपन्यास जो है वो डॉक्टर राही मासूम रजा द्वारा जो है वो क्या लिखा गया था। ठीक, तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यास जिसके लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा जो है वो इसके लेखक है और इसमें जो है ग्रामीण समाज और विभाजनकालीन परिस्थितियों का जो है वो क्या है चरित्र चित्रा जो है वो क्या है किया गया है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि माया को माया मिले कर कर लांबे हाथ। ठीक, यानी कि माया को माया मिले और कर कर लांबे हाथ, तो लोकाकृत का सही अर्थ जो है वो क्या है। ठीक, अगर हम जो हमारी लोकाकृतियाँ हैं ठीक इसका हम सही अर्थ अगर देखें तो इसका जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा। ठीक, तो अगर हम देखते हैं इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, यानी कि धन को धन मिलना। ठीक, यानी कि हम गरीब हैं तो और गरीब होते जा रहे हैं। ठीक, जो अमीर हैं
सॉरी, जो अमीर है वो क्या है, और अमीर होते जा रहे हैं। ठीक, माया को माया मिले कर कर लांबे हाथ, ठीक, यानी कि माया को माया मिलता है और लंबे लंबे उनके क्या हाथ होते जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, आंसर नंबर जो होगा वो ऑप्शन ए। ठीक, तो लोकोक्तिक अर्थ की अगर बात करते हैं तो जिसके पास पहले से धन संपत्ति होती है उसे और अधिक धन प्राप्त हो जाता है। तो अर्थात धन को क्या है, एक क्या आकर्षित करता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ध्यान माग्र शब्द जो है वो कौन सा समास है। ठीक, यानी कि ध्यान माग्र समास की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा समास जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, तो हम अगर सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि तत्पुरुष। ठीक, तो ध्यान मार्ग की अगर बात करें, ध्यान माग्र मग्र जो है हमारा, यह यहाँ में जो है वो कारक का लोप हुआ, इसलिए यह तत्पुरुष समास जो हो क्या है कहलाता है, यानी इसका जो उदाहरण जो है वो क्या है माना जाता है। तो हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कला सुनना मुझे किसके द्वारा जो है, ठीक, यानी कि एक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत जो रचना है, कौन, कल सुनना मुझे। ठीक, कल सुनना मुझे, जिसके द्वारा लिखी गई है। ठीक, तो ये जो एक साहित्य अकादमी जो पुरस्कार जो इनको दिया गया है, ठीक, तो ये जो है किसके द्वारा जो है वो क्या है लिखी गई, तो ये जो है ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक, ये ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो क्या है सी। ठीक, तो इनके द्वारा ये लिखे कल सुनना मुझे, तो ये एक प्रसिद्ध कवि धूमिल, ठीक, धूमिल जो सुदामा पांडे काव्य कृति द्वारा जो है इसकी रचना की गई, तो उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से क्या है उनको यानी कि नवाजा गया, यानी कि उनको क्या है प्रदान किया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन कि राम जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। ठीक, राम जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है तो कल उसकी टांग टूट गई, तो वाक्य में उचित विराम चिन्ह जो होगा वो क्या होगा। ठीक, यानी कि राम जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, तो वाक्य में उचित विराम चिन्ह जो है वो क्या है। ठीक, तो इसमें क्या है विराम चिन्ह की बात करते हैं। ठीक, तो इसका जो विराम चिन्ह होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये क्या होगा कोष्टक। ठीक, तो राम जो एक बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी जो है टांग टूट गई। ठीक, तो जो कोष्टक जो है वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, तो जो अगर हम बात करते हैं इसका जो विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह क्या होगा वो होगा कोष्टक। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का विशेषण है। ठीक, यानी कि इसमें जो 4 शब्द हैं, ठीक, तो हम विशेषण की बात करते हैं। ठीक, विशेषण की बात करते हैं तो इसमें विशेषण कौन सा है। ठीक, तो हम विशेषण की अगर बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यानी कि डी। तो आंशिक जो है वो क्या है एक विशेषण के रूप में जाना जाता है। ठीक, विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक, यानी कि विशेषण वह है शब्द होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या है विशेषता बताता है। अंश का अर्थ होता है कुछ भाग से संबंधित, अतः ये विशेषण या बाकी शब्द जो है वो संज्ञा कहलाते हैं। ठीक, तो 68 का हम देखते हैं आधुनिक विलोम शब्द का चयन जो है वो किस चीज़ से किया जाता है। ठीक, यानी कि आधुनिक विलोम शब्द की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा आधुनिक विलोम शब्द का जो चयन है वो कैसे किया जाता है। ठीक, तो इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं, ठीक, अगर ऑप्शन की देखें इसके हम सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये चीज़ आप लोग मिलाते जाइए, क्वेश्चन कितने आपके सही हो रहा है। ठीक, तो आधुनिक यानी कि नया और वर्तमान समय का। ठीक, प्राचीन यानी कि पुराना प्राचीन काल का, इसीलिए आधुनिक का विलोम जो होगा वो क्या होगा प्राचीन। ठीक, यानी कि आधुनिक का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा प्राचीन। ठीक, कोई तो साथ चलो। ठीक, कोई तो साथ चलो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ठीक, यानी कि इसमें यह पूछा जा रहा कोई तो साथ चलो। ठीक, क्या है कोई तो साथ चलो, तो इस वाक्य में जो सर्वनाम है वो सर्वनाम जो है वो क्या पूछा जा रहा है। ठीक, तो हम बात करते हैं जैसे कि निजवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक या पुरुषवाचक। ठीक, तो इसमें जो क्या है एक जो है वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक, तो कोई साथ, एक क्या है ये अनिश्चयवाचक जो है। ठीक, क्या है एक अनिश्चयवाचक जो वाक्य है। ठीक, तो कोई किसी निश्चित व्यक्ति का बोध जो है वो नहीं कराता, इसलिए एक अनिश्चयवाचक जो है वो सर्वनाम माना जाता है। ठीक, यानी कि इसमें किसी एक ही व्यक्ति को क्या है नहीं बोला जा रहा है। ठीक, तो इसमें क्या है एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि निश्चित नहीं है, किसी एक व्यक्ति को से नहीं बोला जा रहा कि तुम मेरे साथ चलो या तुम मेरे साथ चलो। ठीक, तो ये हो जाएगा एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम संपूर्ण उत्तरी हो। ठीक, इसमें यह पूछा जा रहा है क्या तुम संपूर्ण उत्तरी हो, यह कौन से वाक्य है। ठीक, अब इसमें वाक्य पूछा जा रहा है। ठीक, तो वाक्य अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा वाक्य है। ठीक, तो अगर हम वाक्य की बात करते हैं तो इसमें वाक्य जो है वो कौन सा वाक्य है। ठीक, यानी कि विस्मयबोधक, इच्छावाचक या संदेहवाचक या प्रश्नवाचक, तो इसमें ये वाक्य है। ठीक, तो हम क्वेश्चन नंबर जो 70 है इसका जो सही आंसर बात करें
ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 70 है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये हो जाएगा हमारा क्या है, प्रश्नवाचक। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा डी प्रश्नवाचक। ठीक, तो वाक्य में प्रश्न पूछा गया इसलिए यह प्रश्न जो है प्रश्नवाचक कहलाता है। ऊपरी बनावट या तड़क भड़क के लिए एक शब्द। ठीक, यानी ऊपरी बनावट तड़क भड़क के लिए एक शब्द जो है वो क्या है। ठीक, अंडा बात दूरदर्शी या अस्थि की आयात। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, यानी कि ए जो होगा हमारा सही होगा। अंडबार का अर्थ है दिखावा, तड़क भड़क या बाहरी बनावट। ठीक, अंड बार जो है वो उसका अर्थ की अगर हम बात करें तो होता है तड़क भड़क या बाहरी बनावट या दिखावा करना। ठीक, मोहन बिल्कुल थक गया है। ठीक, मोहन क्या है, बिल्कुल थक गया है। तो इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। ठीक, यानी कि मोहन बिल्कुल थक गया है, तो इसमें क्या है, अव्यय पूछा जा रहा है। ठीक, क्या पूछा जा रहा है, अव्यय पूछा जा रहा है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये हो जाए एक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। ठीक, क्या होगा, क्रिया विशेषण अव्यय। तो बिल्कुल शब्द जो है वो थक गया है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए जो हो यह जो है वो क्या है, यह जो है ये क्रिया विशेषण अव्यय जो है वो क्या है, माना जाता है। ठीक, बाद। ठीक, बाद उपसर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रयुक्त होता है। ठीक, यानी कि बाद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो उपसर्ग है वो कौन सा उपसर्ग जो है वो क्या है, माना जाता है। ठीक, तो बाद यानी कि बदमाश, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो सी यानी कि सही होगा। ठीक, तो बाद की अगर बात करें, बाद बदमाश शब्द में बाद आता है तो उपसर्ग से जुड़ा होता है, तो जिसका अर्थ होता है बुरा। ठीक है, तो बदमाश में बाद जो है वो क्या, बाद आता है, बाद बदमाश, बद तो उपसर्ग से एक जुड़ा होता है जिसका अर्थ होता है बुरा होना। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, मानव जीवन ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक, यानी कि अगर आप मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के अगर प्रभाव का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसको जो है वो क्या कहते हैं। ठीक, उसको क्या कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है, तो आप सबको पता होगा वो होगा हमारा। ठीक, यानी किसी चीज़ के बारे में हमें जानना है, जागरूक होना है। ठीक, तो वो हो जाएगा ज्योतिष। तो ज्योतिष जो होता है वो ग्रह नक्षत्रों के तारों के प्रभाव का जो क्या है, अध्ययन करता है। ठीक है, तो वो क्या है, ज्योतिष कहलाता है। ठीक, वो क्या है, ज्योतिष कहलाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन है गुलाम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक, यानी कि जो हमारा गुलाम शब्द है, अब इसको हम विलोम शब्द देखते हैं। ठीक, गुलाम यानी कि आज़ाद, लंबा, शांति। ठीक, तो गुलाम का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा। ठीक, यानी कि आज़ाद यानी कि स्वतंत्र। ठीक, ये होगा हमारा सही आंसर। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सफदर उपन्यास किसके द्वारा लिखा जाता है। ठीक, यानी कि सफदर जो हमारा उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यशपाल द्वारा। ठीक, तो सफदर उपन्यास के प्रसिद्ध साहित्यकार जो हैं वो हैं यशपाल जी। ठीक, तो यशपाल द्वारा जो है वो सफदर उपन्यास लिखा गया था। ठीक, अब दिनों का हेर फेर होना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या कहलाता है। ठीक, यानी दिनों का हेर फेर होना। ठीक, तो इस मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या होगा, तो 77 क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है। ठीक, तो इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक, यानी कि भाग्य का चक्कर करना। ठीक, तो दिनों का हेर फेर होने का अर्थ होता है समय या भाग का बदलना। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन, कि जिस क्रिया का फल जो है वो कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं। ठीक, यानी कि जिस क्रिया का जो फल है वो कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक, अब इसमें क्या है, ठीक, उसमें क्या है, चार ऑप्शन। ठीक, तो वो जो कर्म पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। ठीक, तो ये जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर सी। ठीक, यानी कि राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पड़े उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा धूसर का शब्द प्रत्यय क्या होगा। ठीक है, धूसर का शब्द प्रत्यय जो होगा वो क्या होगा, तो धूसर शब्द का अगर हम बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 79 है। ठीक, 79 जो हमारा है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा रज। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो सही है। ठीक है, धूसर का अर्थ है कि धूल जैसा या धूमिल रंग होता है, इसका होता है राज का अर्थ। ठीक, तो उन्हें बहुत लड़ाई लड़ी, इस वाक्य में लड़ी किस क्रिया का उदाहरण है। ठीक, तो उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, तो इस वाक्य में जो वो लड़ी जो है वो किस क्रिया का जो है वो क्या है, उदाहरण जो वो क्या है, माना जाता है। ठीक, ठीक, माना जाता है। ठीक, तो हम इसके सही आंसर की अगर हम बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि सकर्मक। ठीक, तो
उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, तो इस वाक्य में लड़ी जो है वो क्या है, तो ये है एक सकर्मक, लड़ाई जो है एक कर्म है, ठीक। तो इसलिए लड़ी जो है वो क्या है, एक सकर्मक क्रिया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो सी होगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा निम्नलिखित में 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन थे, ठीक। यानी कि 1989 में, ठीक, यानी कि 1989 में, ठीक, 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के जो विजेता थे वो कौन थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केदारनाथ जो थे 1989 में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार केदारनाथ सिंह को क्या है वो प्रदान किया गया था, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन कि पॉलीथीन में चिड़िया है में कौन सा कारक है, ठीक। यानी कि पॉलीथीन में क्या है, चिड़िया है, तो इसमें कारक जो है वो कौन सा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो 82 है, ठीक, 82 है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक। अधिकारण कारक होता है, तो स्थान का बोध कराता है, इसलिए यह अधिकारण कहलाता है, ठीक। मधवीर का संधि विच्छेद क्या होगा, मधवीर का संधि विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 83 है, ठीक। क्या है क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो क्या है 83। तो मधवीर का अगर हम संधि विच्छेद की बात करते हैं, हमारा जो हम क्वेश्चन नंबर 83 है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक, मधु प्लस अरि, ठीक। तो ये होगा मधु। तो मधुवीर का संधि विच्छेद की बात करते हैं तो मधु प्लस अरि, तो यहाँ पर ओ प्लस आ हो जाएगा, संयोग से जो हुआ जो है उसका आगमन हुआ, ठीक। तो मधु प्लस अरि हो जाएगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भाला शब्द का चयन, भाला शब्द का वचन बदलिए, ठीक। यानी कि जो भाला शब्द है उसका क्या है हमें वचन बदलना, ठीक। तो वचन अगर हम बदलेंगे तो इसके अगर हम बात करते हैं, इसके सही आंसर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। इसके हम सही आंसर की बात करते हैं तो वो क्या होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोग बताइए। इसका भाला का वचन बदलेंगे तो वो हो जाएगा जैसे कि भालनी या भलाए या भाले, ठीक। तो ये इसका सही आंसर की हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा बहुवचन, तो ठीक। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा होगा क्या, सी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ठीक। क्या है हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या होगा, ठीक। यानी कि आगे खाई पीछे कुआं, ठीक है। तो हर ओर संकट है, ठीक, दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी होगा, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण माना जाता है, ठीक। यानी कि निम्नलिखित इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक। तो इसमें जो है अव्ययी भाव का समास का जो उदाहरण है वो कौन सा माना जाता है, ठीक। तो अव्ययी भाव का समास का अगर बात करें तो वो होगा हमारा अव्यय, ठीक है। तो ये अव्ययी भाव समास में समस्त पद जो हैं वो अव्यय बन जाते हैं, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो होगा, ठीक। तो इसका थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आप लोग देख लेना, इसका मैं बात करता हूँ, ठीक। रात को आकाश में तारे चमकते, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का आकाश का कारण बताइए, ठीक। यानी कि रात में जो आकाश में तारे चमकते इसका आकाश कारक जो है वो क्या होगा, ठीक। यानी कि अभी जो हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। ठीक, रात को आकाश में तारे चमकते, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का अगर बात करें तो आकाश का कारक बताइए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक। आकाश में स्थान का बोध कर रहा है इसलिए आदिकरण जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए होगा, ठीक। अब निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा द्वारा जो है वो लिखित नहीं है, ठीक। यानी कि अगर हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन जो हमारा 88 है, इसमें जो है महादेवी वर्मा जो है वो लिखित जो है वो क्या है रचना जो है वो नहीं मानी जाती, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है पिंजर, ठीक। यानी कि ऑप्शन जो ये है ये जो है महादेवी वर्मा द्वारा जो वो नहीं लिखी, ठीक। तो पिंजर की लेखिका की अगर बात करते हैं वो अमृता प्रीतम का एक प्रसिद्ध जो है वो क्या है उपन्यास जो है वो क्या है माना जाता है। अब बढ़ते हैं
निम्नलिखित में से संसद से सड़क तक किसने लिखी, यानी कि संसद से सड़क तक यह प्रसिद्ध काव्य है, ठीक। तो यह धूमिल का प्रसिद्ध काव्य जो है वो माना जाता है, ठीक। तो रघुवीर सहाय या सुदामा पांडे या धूमिल, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। सुदामा पांडे का जो धूमिल है या धूमिल का प्रसिद्ध का एक सबसे प्रसिद्ध जो है वो काव्य संग्रह जो है वो क्या है, माना जाता है, ठीक। जिसके पास घर ना हो, एक शब्द, ठीक। जिसके पास यानी घर ना हो उसके लिए एक शब्द जो है, ठीक। अनिकेत या अक्रेनी या गुहाई अभिषेक, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक। ए जो होगा वो सही आंसर होगा, ठीक। निम्नलिखित पुरस्कारों, निम्नलिखित मुहावरों में कौन सा युग्म जो वो क्या है, गलत माना जाता है, ठीक है। तो कागज को जिससे कि बात करते हैं कंधे से कंधा मिलाना, ठीक। तो इसका जो होगा सही आंसर होगा, ठीक। तो इसमें अगर हम बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निम्नलिखित में कौन सा मुहावरा जो है वो गलत माना जाता है, ठीक। तो सही मुहावरे का देख कंधे से, तो इसमें क्या है, कंधे से कंधा छिलना, ये जो है गलत है, ठीक। ये जो गलत, कागज काले करना, ठीक। तो अनावश्यक लिखना, ठीक। कमर कसना, तैयार होना, ठीक। कलाई खुलना यानी कि रहस्य खुलना, ठीक। तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, ठीक, ये गलत है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन, कृष्ण और विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं, ठीक। यानी कृष्ण और विष्णु की बात करते हैं तो ये किस शब्द के जो है वो अनेकार्थी जो है माने जाते हैं, ठीक। तो इसमें जैसे कि तिथि, रूप, अच्युत, ब्रह्म, ये जो हो गए हमारे 4 ऑप्शन, ठीक। अच्युत भगवान विष्णु और कृष्ण का एक नाम होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी होगा, ठीक। क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा सी होगा। जो अच्युत हो भगवान विष्णु और कृष्ण का जो है वो क्या है, एक ही नाम जो है वो क्या है, माना जाता है, ठीक। तो वर्ष 2005 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो क्या है, मिला था, ठीक। यानी कि 2005 में जो कुंवर नारायण जी का जो किस भाषा के लिए जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो क्या है, मिला था, ठीक। तो अगर बात करते कुंवर नारायण को हिंदी साहित्य में योगदान के लिए ज्ञानपीठ सम्मान से मिला था, ठीक। तो हिंदी साहित्य में, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी हिंदी के रूप में हिंदी भाषा के ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो कुंवर नारायण को हिंदी साहित्य में योगदान के लिए ज्ञानपीठ सम्मान जो है वो क्या है उनको प्राप्त हुआ था, ठीक। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसका भाग्य अच्छा ना हो, ठीक। यानी जिसका जो भाग्य है वो क्या है, अच्छा ना हो, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, अभागा, ठीक। यानी कि दुर्भाग्यशाला व्यक्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक, ठीक। क्या ऑप्शन नंबर। तो आज यानी कि हमारा जो यूपी पुलिस का जो 8 जून को जो पहले जो शिफ्ट में पेपर हुआ था उस पेपर का हमने मैथ का और रीजनिंग का छोड़ के पूरे पेपर का जो फुल एनालिसिस जो है वो करा दिया है। तो प्लीज़ आप लोग अपना अपना पेपर सॉल्व करिए, देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है और कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। फिर हम जो हमारा सेकेंड शिफ्ट का जो हमारा पेपर हुआ 8 जून को उसका भी पेपर एनालिसिस जो है वो आज शाम तक जो है वो आ जाएगा, ठीक। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।